ठीक है, तो देखो कुछ उससे संबंधित वापिस से उसका रिवाइज करना है ना। ठीक है, तो जो हार्ड अपन ने बनाया था, ठीक है, उसके बारे में अपन ने देखी थी कि जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया, ठीक है ना, उससे भी पूछता है क्वेश्चन। तो वो प्रक्रिया अपन ने देखी थी कि कहाँ से प्रारंभ होती है अपनी, कि जो अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा से शुरू होती है। ठीक है, अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा से शुरू होती है। फिर जो ब्लड होता है वो क्या होता है, शुद्धिकरण होता है ब्लड का, शुद्धिकरण होकर वापस पूरे शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है, स्टार्ट में थोड़ा लगता है ना, धीरे धीरे खुल जाएगी। हो गया, ठीक है, तो जितना आ जाए उतना समझ में बहुत अच्छा है। वापस से डायग्राम बनाने की कुछ जरूरत है नहीं है। ठीक है, देखो वैसे बना दूं, कल बना लिया होगा आपने। अच्छा, राधे राधे बोल दूं। देखो यहां से ये था, ये दूसरा है, यही था, है ना। ठीक है, अब ये बनाया था अपन ने, ये 4 कोष्ठक बना दिए थे। हृदय का ऊपरी भाग अपना अलिंद कहलाता है और निचली भाग अपना नीले कहलाता है। ठीक है, और जो ये वाला भाग रहता है अपना दायां वाला भाग, इसमें रहता है अपना अशुद्ध रक्त, और बाएं वाले भाग में रहता है अपना शुद्ध रक्त। ठीक है, यहाँ से अपन ने पहली प्रोग्रेस देखी थी कि ये होती है अग्र महाशिरा, ये होती है पश्चिम महाशिरा। ठीक है, सुपेरियर वेना केव, और ये होती है इंफीरियर वेना केव। ठीक है, सुपेरियर वेना केव, अग्र महाशिरा, और ये होती है पश्चिम महाशिरा। ठीक है, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा की सहायता से ही अशुद्ध रक्त, ठीक है, क्योंकि सिराओं में कैसा रक्त बहता अपना, जो वीन होती है, सिराओं में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसका भी अपवाद है। अपवाद कौन सा, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी सिरा, सॉरी पल्मोनरी सिरा। इस पल्मोनरी सिरा में कैसा रक्त बहता अपना, शुद्ध रक्त। सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी सिरा है उसमें अपना शुद्ध रक्त। ऐसा कैसे अपना क्या आती है, धमनी। ठीक है, धमनी आती है, उन धमनियों में क्या बहता अपना, आर्टरी जिसे बोलते हैं, शुद्ध रक्त। ठीक है, लेकिन इसका भी अपवाद है, कौन सी, पल्मोनरी धमनी। ठीक है, इसमें कैसा रक्त बहता अपना, अशुद्ध रक्त। ठीक है, अब ये क्या करती है कि जो सिरा है पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करती है, और जो अपनी धमनी होती है ये शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन क्या करती है कि जो धमनी फेफड़ों से जुड़ी रहती है, ठीक है, जो धमनी अपने फेफड़ों से जुड़ी रहती है, क्योंकि इसे बोलते हैं फुफ्फुस धमनी भी बोलते हैं अपन, ये क्या करती है कि धमनी अशुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। यहां पर ये बनाई मैंने पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब ये क्या करेगी, पूरा जितना भी पूरे शरीर में जो ब्लड पहुंचेगा शुद्ध, वो धमनियों के माध्यम से पहुंचता है, लेकिन हृदय से जो अशुद्ध रक्त है फेफड़े तक, वो पल्मोनरी धमनी की सहायता से पहुंचता है। तो किस धमनी में अशुद्ध रक्त अपना बहता है, तो पल्मोनरी धमनी में ही अशुद्ध रक्त अपना बहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखा अपन ने कि अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा की सहायता से ये हो गया इंफीरियर वेना केव। ठीक है, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा की सहायता से अशुद्ध रक्त हृदय के कौन से भाग में पहुंचता है, राइट ऑरिकल में। ठीक है, दायां आलिंद में पहुंचता है। ठीक है, ये वाला भाग हो गया दायां आलिंद। दायां आलिंद में यहाँ पर ब्लड पहुंचेगा। अब देखो ये भी पूछता है हृदय में कितने वाल्व होते हैं, है ना, कितने वाल्व होते हैं, 4 वाल्व होते हैं अपने। ठीक है, यहाँ से ब्लड अपना इस भाग में आ गया, और यहाँ से भी अपना जो ब्लड है वो किस भाग में आ गया, इस भाग में।
ठीक है, इस भाग में उपस्थित हो गया। अशुद्ध रखते हैं तो अपन ब्लू ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, इस भाग में, और यहां से भी किस भाग में आ गया, इस भाग, ठीक है। वापिस से मैंने बोला संकुचन शीतलन होगा, ठीक है, संकुचन मतलब सिस्टोल और डायसिस्टोल। कैसे? वाल्व दो है और यहां पर भी होते हैं, एक यहां पर और एक यहां पर, है ना, दो वाल्व ये और दो वाल्व, इसे बोलते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार वाल्व, है ना। देखो अब यहां से वापस अपना, यहां से जो ब्लड है वापस संकुचन शीतलन होगा, जो हृदय धड़केगा, धड़कन के बाद कहां पर पहुंच जाएगा, इस वाले भाग में पहुंच जाता है, ठीक है। अब देखो हृदय धड़कन जो होती है, हृदय धड़कन किसे कहते हैं, तो हृदय धड़कन होती है संकुचन या शीतलन। हृदय धड़कन क्या है अगर पूछ ले तो वो होता है संकुचन व शिथिलन। हृदय धड़कन किसे कहते हैं, तो संकुचन और शीतलन को ही हृदय धड़कन कहते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है, सिस्टोल व डायस्टोल को अपन क्या कहते हैं, हृदय धड़कन। अब देखो हृदय धड़कन यहां से क्या होता है कि जब रक्त इस भाग से, जो आलिंद वाला भाग है, दायां आलिंद वाला भाग है, इस आलिंद से शिथिलन, ठीक है, दायां आलिंद से कहां पर पहुंचता है, दाएं नीले वाले भाग में पहुंचता है, राइट वेंट्रिकल में। तो ये वाला कपाट देखो, हृदय धड़कन की जो आवाज होती है कैसी होती है, लब डब होती, ना कि धक धक, है ना, लब और डब, ठीक है। अब ये लब डब की जो आवाज आती है ना, लब की जो आवाज आती है ना, वो किस समय आती है कि जब ये वाला वाल्व है, जो ये वाला त्रिदलीय कपाट अपन ने बनाया था, ट्रिकस्पिड वाल्व बोलते इसे, त्रिदलीय वाल्व, ये वाला वाल्व जब बंद होता है उस समय अपनी लब की आवाज आती है। ये वाला वाल्व अपना बंद होता है उस समय लब की आवाज आती है, और जैसे इसमें प्रवेश करता है और ये वाला बंद होता है जब उस कौन सी आवाज आती है, अपनी डब। और इस लब डब की आवाज अपन किसके द्वारा मतलब सुनते हैं, स्टेथोस्कोप। देखा है, डॉक्टर के पास रहता है ना, जो टांग के रखते, भले वो कुछ काम का आया नहीं आया लेकिन टांग के जरूर रखते हैं, है ना। तो लब हृदय धड़कन क्या है, हार्ट बीट किसे कहते हैं, तो संकुचन या शीतलन को हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट की जो आवाज होती है लब डब की होती है। इतना पूछेगा भी नहीं कि कहाँ से होता है, लेकिन लब की आवाज आती है अपनी जब ये वाला त्रिदलीय कपाट अपना बंद होता है, इधर द्विदलीय भी बंद होगा उस समय भी, ठीक है। और इधर फिर अगर अर्धचंद्राकार वाल्व होता है अपना यहाँ पे, और अर्धचंद्राकार वाल्व जब बंद होता है जब आती है अपनी डब की आवाज, है ना, लब डब लब डब लब डब। ऐसा नहीं कि टाइम लगता है, क्योंकि 1 मिनट में अपन 72 बार अपना हृदय धड़कता है, ठीक है, ये तो पता है आप लोगों को। फिर यहां से देखो वापस, देखो ब्लड की जो है यहां से के यहां तक आ रहा है, फिर अपना संकुचन शीतलन से अपना इस वाल्व के द्वारा इसमें पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें पहुंचने के बाद वापस इधर नहीं आ सकता, क्योंकि वाल्व ऐसा है कि इसमें ब्लड को जाने तो देता है लेकिन वापस उसी मार्ग में नहीं जाने देता है, ठीक है। अब ब्लड यहाँ पर वापस से ये संकुचित होगा तो ब्लड इधर नहीं जाएगा, तो फिर कहाँ जाएगा, एक ही माध्यम है, ठीक है, इधर। तो इसके माध्यम से यहाँ पर पहुंचेगा इधर, और यहाँ से ये वाली वो भी वही है, ये दूसरे फेफड़े में जाएगी अपनी और ये दूसरे फेफड़े में, ठीक है, ये बाएं वाले फेफड़े में, ये दाएं वाले। अब देखो ये बाएं और दाएं वाले फेफड़े से कहां पर पहुंचेगी अपनी, सॉरी, हृदय से फेफड़े के अंदर, फेफड़े में जाएगी, क्योंकि ये रक्त कैसा अपना अशुद्ध रक्त, मतलब इसमें किसकी मात्रा अधिक है, CO2 की मात्रा अधिक है। और जैसे ही हृदय में जाएगी, और हृदय में अपना जो फेफड़े का भाग होता है कौन सा, अपना एल्वियोलाई भाग। जितनी भी अपन ऑक्सीजन ग्रहण करते हो किस भाग में उपस्थित रहती है, अपनी एल्वियोलाई भाग में। जैसे ही वहां पर पहुंचा तो इसमें गैसों के विनिमय की प्रक्रिया के द्वारा, गैसों का विनिमय होता है, ये हाँ, इसके पीछे, इनके पीछे दबा हुआ है ना, वो डायग्राम में ऐसा है, क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसके पीछे से बना रखा है, यहाँ से बना देता तो फिर ये इनको पीछे रहना पड़ता, जो ये वाली है इसको पीछे रखना पड़ता मेरे को, है ना, क्योंकि निकालना तो वो भी है, इसलिए नहीं, ये वाली नलिका और ये वाली नलिका ही एक है। मान लो मैं 3 नलिका ऐसे पकड़ के रखूंगा, एक आगे एक पीछे, तो आपको आगे वाली दिखेगी, पीछे वाली नहीं दिखेगी। ऐसा कैसे, या फिर मैं ऐसा कर देता कि इनको हटा के इसको डायरेक्ट यहाँ पर सीधे दिखा देता, यहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर, फिर वो वाली नहीं दिखती, है ना। देखो यहाँ से अपना कहाँ पर पहुंच गया, एल्वियोलाई भाग में। अब एल्वियोलाई भाग में क्या होता है, विनिमय होता है गैसों का, मतलब CO2 है, जो CO2 किस में बदल देती है, O2 में। CO2 वहीं पर रह जाती है, जिसे अपन क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। और O2 जैसे रक्त में मिली तो रक्त कैसा हो जाएगा, अब
शुद्ध हो जाएगा। तो वो शुद्ध रक्त वापस अपने हृदय तक पहुंचता है। अब शुद्ध रक्त जो होता है वापस फेफड़े से हृदय के किससे पहुंचता है, किसके द्वारा, पल्मोनरी सिरा। तो शुद्ध रक्त फेफड़े से हृदय तक किसके द्वारा पहुंचता है, पल्मोनरी सिरा। तो ये भी पल्मोनरी सिरा है जो इस भाग से आएगी, और ये भी पल्मोनरी सिरा है जो इस भाग से, ये भी यहाँ पर आके खुलेगी और वो वाली भी यहाँ पर आके खुलेगी। ठीक है, ये वाला कौन सा हो गया अपना, लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, ये बायां आलिंद अपन बोलते हैं। तो बायां आलिंद में आके पहुंचेगा, फिर बायां आलिंद में वापस से क्या होगा, संकुचन शीतलन होगा। ये वाल्व के द्वारा, ये द्विदलीय पार्ट है, तो वाल्व के द्वारा अपना कहां पर पहुंचेगा, बाएं आलिंद, बाएं नीले में। और बाएं नीले में वापस से संकुचन होगा तो किस में जाएगा, महाधमनी में। ये क्या होती है अपनी महाधमनी। ठीक है, महाधमनी, और महाधमनी की सहायता से कहां पर पहुंचेगा, पूरे शरीर में पहुंचता है। ठीक है, इसको मतलब याद करने का थोड़ा सा मैंने सरल तरीका बताया था कि इतना ना पड़े कि कौन सा कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है। बस इतना ध्यान रखना ज़्यादा अपना कि जो बायां वाला भाग है पूरा, उसमें शुद्ध रक्त, और दायां वाले भाग में अशुद्ध रक्त। ठीक है, कहीं से रक्त आएगा तो आलिंद में आएगा, कहीं जाएगा तो नीले से जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ भी जा रहा है तो नीले से ही जा रहा है, और यहाँ भी शरीर से अगर हृदय से बाहर जा रहा है तो किससे जा रहा है, अपना नीले से जा रहा है। आ रहा है यहाँ तो आलिंद में आ रहा है, और यहाँ से भी आ रहा है, इधर से भी तो आ रहा है, कौन से भाग में, आलिंद भाग। ठीक है, तो वो थोड़ा सरल करके थोड़ा सा तरीका अपने हिसाब से है ना, बुक के हिसाब से तो पूरा ही लैंग्वेज ये पढ़ना ही पड़ेगा। और जो ये चक्र मैंने बताया वो कितने समय में संपन्न होता है, 0.8 सेकेंड में संपन्न हो जाता है। कि यहाँ से अशुद्ध रक्त आ भी गया, फिर यहाँ से इधर शुद्धिकरण भी हो गया, शुद्धिकरण होकर वापस से पूरे शरीर में भी पहुँच गया। ठीक है, तो ये प्रक्रिया अपनी होती है संकुचन और शीतलन वाली। और संकुचन शीतलन तो याद रखना, हृदय धड़कन क्या होता है, संकुचन और शीतलन। क्योंकि जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब होता है, वो भी इन संकुचन और शीतलन के कारण ही होता है। ठीक है, संकुचन, अब जब मतलब संकुचन होगा और उन संकुचन के थ्रू जो दाब पड़ेगा, मतलब दबाव, जो प्रेशर पड़ेगा, उसे संकुचित प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, और जो शीतलन के कारण दाब पड़ेगा, जो शीतलन होगा उसके कारण, तो उसे बोलते हैं शीतलन ब्लड प्रेशर, है ना। तो ये प्रक्रिया आपने देखना है, उसी के लिए मैंने थोड़ा सा ऐड भी करवाया था आपको, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं कहाँ तक लिखता। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो कि यहाँ पर जो उच्च ब्लड प्रेशर है, जो अपना हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रुधिर दाब, तो हृदय संकुचन के समय धमनियों में रुधिर दाब अधिक होता है। इससे ये भी अपने को पता है कि भाई उच्च ब्लड प्रेशर कब होगा, हाई ब्लड प्रेशर, कि भाई दबाव ज़्यादा होगा, है ना। दबाव ज़्यादा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर, और दबाव कम होगा तो कम ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर होता है अपना चिंता, भय, इनके कारण, और लो होता है अपना कमजोरी के कारण शरीर में। ठीक है, तो ये वाला अपना किसमें, कि हृदय संकुचन के समय जो धमनियां होती है अपनी, उन धमनियों में क्या होगा, रुधिर दाब है, वो दबाव अधिक होगा, तब जाके अपना क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर। और जब यहाँ पर क्या होगा, रुधिर दाब कम होगा। ठीक है, शीतलन में रुधिर दाब अपना क्या होगा, कम होगा, उस समय अपना क्या होगा, निम्न रुधिर दाब। ठीक है, अब यहाँ पे बता रखा है कि जो नॉर्मली ये पूछता है, देखो ज्यादा चिंता और भय के समय, किसी प्रकार की चिंता और भय होती है ना, उस समय, है ना, क्रोध विरोध के समय भी होता है अपना, टेंशन वगैरह करने से। ठीक है, अब देखो सामान्य प्रौढ़ अवस्था, सामान्य प्रौढ़ अवस्था मनुष्य में नॉर्मल जो प्राकुंच, अब इसको क्या बोल दिया अपना, प्राकुंचन। अब प्राकुंचन क्या होता है कि मैंने बताया कि जो एक होता है किसके कारण, संकुचन के कारण, और एक होता है अपना शीतलन के कारण। तो जो संकुचन के कारण जो प्रेशर बढ़ेगा, वो दबाव पड़ेगा, उसे बोलते हैं अपन क्या, प्राकुंचन। ठीक है, प्राकुंचन रुधिर दाब। अब इसमें जो सामान्य पूछा है ना, नॉर्मली के सामान्य कितना होता है अपना प्रौढ़ अवस्था में, तो दाब कितना होता है, 100 से 140 मिलीमीटर। ठीक है, पारा 100 से 140 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। ठीक है, तो सामान्य अवस्था में ये पूछता है, ये ध्यान रखना कि कितना होता है प्रौढ़ अवस्था में, तो 100 से 140 मिलीमीटर। ठीक है, अब सामान्य प्रौढ़ अवस्था में मनुष्य मतलब निम्न रुधिर दाब के कम से कम कितना हो सकता है, तो 50 से 80 मिली पारे के दाब के बराबर होता है। ठीक है, उच्च इतना हो सकता है और निम्न इतना हो सकता है। ठीक है, वैसे पीडीएफ मिलेगी तो आपको उसमें मिल ही जाएगा, पीडीएफ मिलती है ना रोज। हाँ, ठीक है, अब ये बोल रहा प्राकुंचन रुधिर दाब नॉर्मली, अब ये तो अपना बोल दिया यहाँ पे नॉर्मल 100 से कितना, वो के वही बोल दिया यहाँ पे पॉइंट है ना, डबल अधिक होता है, उसे उच्च रुधिर दाब कहते हैं।
जब प्राकुंचन रुधिर दाब नॉर्मल से अधिक होता है तो उसे उच्च, मतलब ये वाला नॉर्मल है, इससे अगर अधिक होगा तो उसे क्या बोल देंगे, हाई ब्लड प्रेशर। ये तो नॉर्मल है। अगर ये वाला है नॉर्मल है लेकिन इससे अगर कम होगा तो उसे क्या बोल देंगे अपन, निम्न रुधिर दाब। ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए नॉर्मल है, ये भी और ये भी नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे भी अधिक पहुंचा तो हाई ब्लड प्रेशर वो, और इससे अगर कम पहुंचा तो लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये सामान्य में कितना होता है ये जरूर ध्यान रखना, जिसके बाद अपन बता पाएंगे कि कितना अधिक होगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, कितना कम होगा तो ब्लड प्रेशर अपना कम होगा। अनुशीतलन इसीलिए बोलते हैं अपना कि जो अपना शीतलन जो डायसिस्टोल है, डायस्टोल, उसके कारण जो दाब होता है, इस कारण इसे अनुशीतलन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो उच्च रुधिर दाब असंतुलित भोजन, उत्तेजना, मानसिक आवेश, घबराहट, चिंता अधिक कार्य करने से होता है। ठीक है, तो ये अभी पूछ रहे थे आपके कौन से किस कारण होता है सर, तो ये इस कारण होता है। ठीक है, असंतुलित भोजन, उत्तेजना, मानसिक आवेश, मतलब जो मस्तिष्क में जो किसी प्रकार का तनाव रहेगा उसके कारण, फिर अपना घबराहट, चिंता, अधिक कार्य करने से अपना ये क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर। और निम्न ब्लड प्रेशर क्या होता है, देखो रुधिर दाब में कमी, थकान, दुर्बलता, कमजोरी, है ना, दीर्घकालीन बीमारी जो ज़्यादा समय से चली आ रही है, उन बीमारियों के कारण भी क्या होता है अपना लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, सारे फैक्ट ऐसे हैं कि जो पूछ सकता है ना नॉर्मली। फिर जिसके बाद उच्च रुधिर दाब के समय रुधिर परिसंचरण तीव्र होता है, मतलब जो परिसंचरण होता है, ब्लड जो शरीर में पहुंचता है वो क्या है, तीव्र गति से पहुंचता है ना। तो रुधिर परिसंचरण जो सर्कुलेशन होता है जो ब्लड का, वो तीव्र गति से होता है, और इसमें जो होगा वो क्या होगा, मंद गति से, धीरे 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 क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, जो अपन पढ़ रहे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हृदय के अपनी कार्य क्षमता से अधिक बल लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 72 एक मिनट में 72 बार, लेकिन जैसे ही उच्च दाब होगा तो ये गति कैसे हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। तो ब्लड जो हार्ड है, हार्ड का क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लोड पड़ेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी उसे प्रेशर करना पड़ेगा, तब जाके क्या कर सकते हैं, तीव्र गति यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर बोला कि हृदय की अपनी कार्य क्षमता, जो कार्य क्षमता उसकी नॉर्मल है, उससे अधिक बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर जैसे ही पड़ेगा तो अधिक बल लगाना ही पड़ेगा। तो हृदय को अधिक बल लगाना पड़ता है किस समय, जब रुधिर का उच्च दाब होता है, अपना हाई ब्लड प्रेशर होता है उस समय। इसमें हृदय ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता है, मंद गति से करता अपना, है ना, धीरे धीरे। अधिक उच्च दाब के कारण मस्तिष्क की धमनियां फट जाती है या समय से पूर्व हृदय गति रुक जाती है, हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, और कम निम्न दाब के कारण विभिन्न अंगों में रुधिर से पहुंचने से दुर्बलता एवं शक्तिहीनता, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, ये मंद होगी मतलब टाइम से जो ब्लड है अपना पूरे शरीर में नहीं पहुंचेगा, तो जो हार्मोन्स अपने होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, ये टाइम से उन अंगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, इस कारण क्या होती है, शक्तिहीनता आ जाती है और हृदय गति रुक जाती है। ठीक है, तो ये हाई और ये लो ब्लड प्रेशर में फैक्ट तो सारे ऐसे हैं कि एग्जैक्ट पूछ सकता है एग्जाम। ये वाला प्रौढ़ अवस्था समझते हो, एक होती है अपनी शेषवावस्था। हाँ, इंग्लिश बता दे। दिक्कत आ गई। देखो शब्दावली बताते हैं कि संकुचन को बोलते हैं सिस्टोल। ठीक है, अब देखो ये जो सिस्टोल होगा, ये संकुचन जो होता है, सिस्टोल के कारण जो दबाव होता है वो किसके, उसे ही बोलते हैं अपन क्या, प्राकुंचन, है ना। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं अपने उसको, है ना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वैसे बोलते हैं डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाँ, संकुचन प्राकुंचन एक ही। जो संकुचन क्या है, अपन ने बोल दिया कि जो प्रक्रिया होती है संकुचन के कारण, संकुचन दबाव संकुचन के कारण होगा, लेकिन जो प्रक्रिया होगी इसे प्राकुंचन बोल दिया। ऐसे कैसे यहाँ पर शीतलन के कारण होगा, लेकिन प्रक्रिया को क्या बोल दिया यहाँ पर, अनुशीतलन, है ना। यहाँ पे क्या बोल दिया, अनुशीतलन रुधिर दाब इसे बोल दिया गया। अब इंग्लिश में क्या देखना था आपको इसमें, देखो अब ये प्रौढ़ अवस्था की बात करते हैं, एडल्ट अवस्था, क्योंकि सबसे पहले जब जन्म लेता है उस समय शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर युवावस्था, और युवावस्था के बाद प्रारंभ होती है प्रौढ़ अवस्था, मतलब 25 के बाद की जो अवस्था उसे बोलते हैं अपन प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, 100 से 120 होता है, 140 होता है, कैसा 100 से 140 मिली पारे को दाब को, ये नॉर्मल होता है। हाई इससे ज्यादा, और इससे ज्यादा होगा तो फिर ये उच्च रुधिर दाब के श्रेणी में। 120 से 80 SG बताते हैं अपना नॉर्मली, दोनों को करके 120, मतलब हाई ज्यादा से ज्यादा। देखो
अब ये इनके बीच में बताया तो अपन बताते ये वाला जो रहेगा ना, ये वाला दाब अपना इतना हो सकता है और वो वाला दाब अपना इतना, ये अपन नॉर्मल बताते है ना। ये जो बढ़ रहा है ना, ये वाला बढ़ रहा है, इसका बताया कि 100 से लेके तो 140 तक ये हो सकता है, ठीक है ना, ये वाला। और ये वाला बताया अपन ने 55 से 80 तक, ये नॉर्मल है ना, 55 नहीं है ना, 55 ही तो है ये वाला, ठीक है। ये वाला अपना इतना अधिक हो सकता है, इनके बीच में रहेगा, और ये वाला अपना इतना कम अपना हो सकता है। ये अपना सामान्य रुधिर दाब होता है। सारी अवस्थाएं बताओ, जो कितने से कितने उम्र तक बाल्य अवस्था होती है, कितने से कितने उम्र तक? अच्छा, ये शेष अवस्था बाल्यावस्था, देखो नॉर्मली ये स्टार्ट में जब जन्म होता है, स्टार्ट देखो, एक तो डिम्ब अवस्था भी होती है, वो डिम्ब अवस्था पहले होती है निषेचन के बाद। जब निषेचन होता है, निषेचन के 14 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है, 14 दिन के बाद की, उसे बोलते हैं डिम्ब अवस्था। फिर शिशु अवस्था, और जैसे शिशु जन्म लेता है उसे बोलते हैं शेषवावस्था। हाँ, शेषवावस्था होती है अपनी जन्म से लेके 3 साल तक पूर्व बाल्यावस्था रहती है, पूर्व शेषवावस्था। पूर्व शेषवावस्था और अपनी होती है उत्तर शेषवावस्था। जो प्रारंभ में स्टार्ट होती है उसे पूर्व, और जो खत्म होता जाता है उसे बोलते हैं उत्तर। तो ये अपना जन्म से लेके तो 6 वर्ष की अवस्था होती है ये शेषवावस्था। देखो ये तो अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी जो बालक है पूरे अपने जीवन पर्यंत में नहीं सीख पाता है, उतना वो जन्म से लेके तो 3 वर्ष तक सीख लेता है। और अपन उस अवस्था में क्या बोल देते हैं उसको कि बच्चा है, बच्चा है। वो बच्चा नहीं, वो सब सीख रहा है और सब ग्रहण कर रहा है, सब चीज़ें जैसा आप उसे दोगे ना वैसे वो ग्रहण करेगा। क्योंकि देखो सबसे पहले सब कुछ नहीं रहता, यहाँ पे जितना इनपुट करोगे ना उतना ही आउटपुट मिलेगा, समझ रहे हो आप। स्टार्ट में अपने को कुछ भी याद नहीं रहता है तो अपने को कुछ समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे जिंदगी की चीज़ों से रूबरू होंगे तो अपने को समझ में आएगा कि वो वहाँ पे चीज़ है कि हाँ है, क्योंकि अपने माइंड में कभी सुना और कभी इनपुट हुई है। तो जितनी चीज़ माइंड में इनपुट होगी उतनी ही अपनी आउटपुट होगी। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जन्म से लेके तो 3 वर्ष तक बालक इतना कुछ सीख लेता है कि जितना वो पूरे जीवन पर्यंत में नहीं सीख पाता है ना। और इस समय अपन क्या बोलते हैं बच्चे। इस समय क्या, अगर बच्चा 15 साल का भी तो उसे बोलता है बच्चा है, हो गई गलती, है ना, यही बोलते हैं। और अभी अपने मम्मी पापा तो अभी 25 साल के बोलते हैं बच्चा, हो जाती है गलती, है ना। लेकिन ये कि अब इसके बाद जो अवस्था होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में भी 2 अवस्था होती है, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था, है ना। मतलब पूर्व बाल्यावस्था जो अपनी 6 से लेकर 9 वर्ष तक चलती है, एक उत्तर बाल्यावस्था मतलब 6 से लेकर तो 12 वर्ष तक की जो अवस्था है उसे बोलते हैं अपन क्या, बाल्यावस्था। फिर जिसके बाद अपनी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, नर में भी और अपना मादा में भी, ठीक है। किशोर अवस्था अपनी होती है 12 से लेकर तो 18-19 वर्ष तक। इस अवस्था के बाद जो जैसे ही किशोर अवस्था खत्म होती है, किशोर अवस्था के बाद जो वृद्धि है वो वृद्धि प्रक्रिया रुक जाती है। फिर ओनली चलेगा क्या, विकास। जो वृद्धि हुई है, शरीर की लंबाई जितनी बड़ी है, मोटाई जितनी बड़ी, उनका ही क्या होगा, धीरे धीरे विकास होगा। लेकिन वो लंबाई जो रुक गई है वो नहीं बढ़ेगी। आर्टिफिशियल आप बढ़ा सकते हो, कुछ खा पी के या जिम विम करके या रनिंग वनिंग करके लंबाई वगैरह बढ़ा सकते हो, लेकिन जो प्राकृतिक जो बढ़ने वाली है वो किशोर अवस्था की बढ़ती है, ठीक है। इस किशोर अवस्था के बाद आती युवा अवस्था। युवा अवस्था, ठीक है। युवा अवस्था रहती है अपनी 18 से अपनी 25 वर्ष तक। फिर अपनी प्रौढ़ अवस्था 25 से 50, और 50 के बाद क्या हो जाते हैं, वृद्ध अवस्था, है ना। 50 से लेके तो कहाँ तक, मृत्यु तक। देखो हाँ हाँ, इसलिए देखो एक पूछता है जीवन अवधि किसे कहते हैं, जीवन अवधि, ठीक है। तो जीवन अवधि कहते हैं कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेके तो मृत्यु तक के सभी क्रियाकलापों को जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मृत्यु जन्म होगा, जन्म होके शेषावस्था बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में प्रक्रिया करेगा, फिर अपना युवा अवस्था में पहुंचेगा, फिर युवा अवस्था में अपनी प्रक्रिया करेगा, और फिर प्रौढ़ अवस्था में जाएगा, फिर मृत्यु। तो जन्म से लेके तो मृत्यु तक की जो अवधि है, मृत्यु तक की जो प्रक्रिया उसने की बीच में, उसे पूरे बोलते जीवन अवधि,
जन्म लेके और मृत्यु तक के बीच में जो उनने प्रक्रिया की, क्योंकि जन्म होता है, बालक रहते हैं, धीरे धीरे खाते पीते हैं, बाल्यावस्था में पहुंचते हैं, किशोर अवस्था में जैसे पहुंचे जननांग काम करना स्टार्ट किया, युवा अवस्था में पहुंचे, अपने ही समान शिशु को जन्म दिया, फिर वापस से प्रौढ़ अवस्था अपने पिता के समान हो गए, ठीक है, और थोड़े समय के बाद फिर उनके बच्चे हुए, फिर अपन खत्म, है ना। तो जो जन्म से लेके तो मृत्यु के बीच में सारे क्रियाकलाप होते हैं, उन क्रियाकलापों को बोला जाता है जीवन अवधि, है ना। सबकी जीवन अवधि अलग अलग होती है ना, एक समान नहीं होती, कोई कितने वर्ष जिए, कोई कितने वर्ष। लेकिन कैसी मृत्यु बोलेंगे? प्राकृतिक मृत्यु, जन्म से लेके तो प्राकृतिक मृत्यु की अवधि को, है ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि अभी एक्सीडेंट में मर गया, अटैक आ गए, वो नहीं, प्राकृतिक मृत्यु जो होती है ना, जो कि हाँ बस अब टाइम ही हो गया था, 80 90 85 हो गया था, तब से जाने कहते हैं, है ना। देखो अब कुछ फैक्ट है इससे संबंधित, ये तो हो गया, थोड़ा सा आया समझ में, ये थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, है ना। देखो अब ये धमनी और सिरा था अपना, तो धमनी सिरा मैंने थोड़ा सा बताया कि धमनी सिरा क्या होता है, लेकिन थोड़ा अंतर के हिसाब से मैंने देख लिया कि क्या अपना होता है, ठीक है। तो ये अपने फैक्ट कि ये रुधिर को हृदय से अन्य ऊतकों में ले जाती है, ठीक है, क्योंकि जो शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंचेगा वो किसकी सहायता से पहुंचेगा? धमनियों की सहायता से, और पूरे शरीर से जो आएगा वो अपना सिराओं की सहायता से। देखो तो यही बोल रहा है कि यह रुधिर को हृदय से अन्य अंगों व ऊतकों में ले जाता है, और ये ऊतकों से हृदय की ओर ले जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था प्रक्रिया कि CO2 अपनी O2 ये है, O2 पूरे शरीर में पहुंचती है और पूरे शरीर से CO2 अपनी कहां पर पहुंचती है, ठीक है। वो की वही प्रक्रिया हो गई कि यहाँ पर जो धमनियां हैं वो अपना क्या शुद्ध रक्त ले जाने का कार्य करती है पूरे शरीर में, और जो पूरे शरीर से CO2 को ले जाने का कार्य कौन करती है? अपनी सिरा, है ना, विन। फिर जिसके बाद बोला इसमें रुधिर पर अत्यधिक दाब पड़ता है और यहाँ झटके के साथ आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। ये वाला तो भले अपना याद मत रखना, ठीक है, ये वाला पॉइंट धीमी गति से जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ वाला देखो ये कि इनकी दीवार अत्यधिक मोटी, पेशी व लचीली होती है, और इनकी दीवार महीन व लोचदार होती है ना। अब देखो ये भी याद मत रखना, बस मेन पॉइंट इसमें देखना ये वाला, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं, और इसमें वाल्व पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिराओं में थोड़ी थोड़ी दूर पर कपाट होते हैं जो रुधिर को वापस नहीं जाने देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो कि अशुद्ध रक्त अपना बहेगा, अब शुद्ध रक्त अपना बह रहा है तो वो इधर जाए कोई फर्क नहीं है, क्योंकि शुद्ध है। लेकिन ये क्या है कि जिस मार्ग में जा रहा है अगर वापस रिटर्न जाएगा तो फिर अपने को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए इसमें बार बार हर जगह वाल्व पाए जाते हैं कि ताकि कारण ये रुके नहीं, क्योंकि वाल्व में क्या होता है कि ब्लड जा तो सकता है लेकिन वापस उसी मार्ग में रिटर्न नहीं हो सकता, इस कारण इनमें वाल्व पाए जाते हैं। अब देखो एग्जाम में ये भी ध्यान रखना, थोड़ा सा पूछा हुआ है कि पल्मोनरी धमनी में वाल्व पाए जाते हैं, सभी धमनियों में बोल दिया कि वाल्व नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पल्मोनरी धमनी में वाल्व पाया जाता है या नहीं पाया जाता है ना। तो ध्यान रखना पाया जाता है, क्योंकि क्यों? क्योंकि अशुद्ध रक्त जिसमें भी होगा उसमें वाल्व पाया जाएगा, है ना। महाधमनी में वाल्व नहीं पाया जाता है, तो पल्मोनरी धमनी है ना वो, तो पल्मोनरी धमनी मतलब सीधे ध्यान रखना कि जिसमें अशुद्ध रक्त बहेगा उसमें वाल्व पाए जाएंगे, और जिसमें अशुद्ध रक्त नहीं बहता है उसमें वाल्व नहीं पाया जाता। में भी होता है ना एओर्टिक वाल्व, वो अलग होता है, ये अपन ब्लड वाले वाल्व की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो वाल्व होता है वो धमनियों में नहीं पाया जाता, लेकिन किसमें पाया जाता है? पल्मोनरी धमनी में। पल्मोनरी जो धमनी होती है उनमें अपना वाल्व पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो पल्मोनरी क्या होती है? पल्मोनरी सिरा होती है, उसमें वाल्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त अपना बहता है ना। एग्जाम में पूछा हुआ है, क्योंकि अपन डायरेक्ट पढ़ ले कि इसमें वाल्व नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है, और फिर एग्जाम में पूछ ले पल्मोनरी सिरा और ये ऑप्शन में रहे तो फिर अपने को उलझ जाते हैं, इसलिए क्लियर अभी यहीं पे हो गया, है ना। फिर देखो कि दीवार मोटी होने के कारण रुधिर, ये भी याद में रखना। अब इनका रंग अपने को पता है लाल होता है ना, लाल होता है मतलब शुद्ध रक्त बहेगा इसलिए लाल होगा। इनका होता है नीला या बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। अब देखो कि अगर पूछ ले धमनियों में कैसा रक्त बहता है, तो ऑक्सीकृत रुधिर, मतलब जिसमें ऑक्सीजन अपनी युक्त रहती है वो, और इसमें कैसा बहता है कि पल्मोनरी सिरा को छोड़कर इनमें ऑक्सीकृत रुधिर बहता है। गलत दे दिया क्या? अनाक्सीकृत, है ना। तो इसमें ऑक्सीकृत रुधिर और इसमें अनाक्सीकृत, लेकिन किसको छोड़कर?
ठीक है। और इसमें भी ऐसा ही होता है अपना, इसमें पल्मोनरी धमनी को छोड़कर क्या होता है, ऑक्सीकृत रुधिर बहता है। ये भी याद रखना, एक ये वाला पॉइंट अपने को याद रखना और एक ये वाला। लाल तो अपने को वैसे भी याद रह जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर रखना अपने। दीवार जो होती है उनकी दीवार जो होती है अपनी, इसके क्वेश्चन के पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बहता है, या तो वो शुद्ध दे देगा या दे देगा ऑक्सीजन युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, है ना। तो इस हिसाब से अपने को बताना पड़ेगा। ये ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। इसलिए बोला कि जो ये बताया मैंने। अब ये क्या अपनी पल्मोनरी धमनी है। अब इस पल्मोनरी धमनी में जो रक्त है, यहाँ से अशुद्ध रक्त जा रहा है अपना, तो अशुद्ध रक्त बह रहा है। अशुद्ध रक्त बहेगा मतलब उसमें किसकी मात्रा अधिक रहेगी, CO2 की रहेगी। तो यही तो बोला पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी में ऑक्सीकृत रक्त बहता है। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बहेगा, CO2 युक्त रक्त बहेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहेगा, ऑक्सीजन युक्त नहीं, ठीक है। इधर बोला कि अनाक्सीकृत रक्त बहता है सिराओं में, लेकिन पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, पल्मोनरी सिरा को छोड़कर। अब पल्मोनरी सिरा में कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध मतलब कैसा रक्त बहेगा अपना, ऑक्सीजन। बस ये है कि अपवाद है अपने, ये इसके विपरीत है और ये इसके विपरीत है, ठीक है। अब देखो हाई ब्लड प्रेशर आर्टरी में होता है अपना, आर्टरी के कारण। हाँ, जो हार्ट रहता है वो कैसे गिरा होता है, मतलब किस आवरण से? किस आवरण से गिरा? पेरिटोनियम झिल्ली होती है, एक झिल्ली होती है पेरिटोनियम। हृदय आवरण भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हृदय आवरण, उसे बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली, है ना। पेरिकार्डियल द्रव होता है वो, है ना। जो पेरिकार्डियल होता है ना वो द्रव होता है, फ्यूल। वजन 300 ग्राम। देखो कुछ फैक्ट लिख लेते हैं अपन, कुछ फैक्ट, है ना, कुछ फैक्ट लिखते हैं अपन। लिखो धमनी वाला, कुछ फैक्ट लिखते हैं अपन। लिखो, शरीर का वहां कौन सा अंग है जो कभी आराम नहीं होता, आराम नहीं लेता, है ना। नॉर्मली फैक्ट है, सबको याद होंगे, लेकिन फिर भी जो यह नहीं याद है वो लिख लेना, क्योंकि ऐसा हुआ है कि बोला है कि सर आप पढ़ा देते हो वो समझ में तो आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं, है ना। तो ये जो पढ़ा है वो तो है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इससे भी थोड़ा अटके, है ना। तो शरीर का वहां अंग कौन सा है जो कभी आराम नहीं लेता, है ना। तो हृदय। अब इसमें ऑप्शन दे रखा, देखो, मांसपेशियां, जीभ, हृदय, तंत्रिकाएं, है ना। हृदय सबसे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? हाँ, सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण मतलब ट्रांसफर, हार्ट ट्रांसफर इंडिया में बताएंगे। सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किस वैज्ञानिक ने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, USA, न्यूयॉर्क सिटी। क्रिश्चियन बर्नार्ड 1967 में, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 में, ठीक है। कहाँ के हैं? USA, न्यूयॉर्क शहर, ठीक है। भारत में क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड 1967 में, USA न्यूयॉर्क, है ना। भारत में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण, भारत में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर वेणुगोपाल, भारत में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर वेणुगोपाल ने
1994 में किया था। ठीक है, डॉक्टर वेणुगोपाल ने 1994 में किया था। कहाँ? नई दिल्ली ना। ठीक है, फिर लिखो। ये तो पता है, हृदय धड़कन पूछेगा। हृदय धड़कन हार्ट बीट क्या होता है, तो संकुचन और शीतलन। हृदय धड़कन की आवाज कैसी होती है, तो लब और डब के। ठीक है, लिखो। हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला, हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला, कंट्रोल करने वाला, है ना। हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, हाँ, हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन एड्रेनालिन और थायरॉक्सिन। एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन और थायरॉक्सिन। ठीक है, हृदय धड़कन को, नेक्स्ट लिखना, हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग मेडुला ऑब्लिंगेटा। हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग मेडुला ऑब्लिंगेटा। दोनों अलग अलग हैं, एड्रेनालिन और थायरॉक्सिन दोनों। कौन सा बोल रहे हो? एक ही होता है शायद, है ना, एक ही है। हाँ, हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग, कौन सा भाग है मस्तिष्क का? मेडुला ऑब्लिंगेटा। लिखूं? मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, हृदय धड़कन को नियमित करने वाला रासायनिक तत्व, हृदय धड़कन को नियमित करने वाला, नियंत्रित करने वाला लिखना, हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला रासायनिक तत्व, हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला रासायनिक तत्व CO2, हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला रासायनिक तत्व CO2। ठीक है, फिर लिखना, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को, हृदय व उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। बीमारियों के अध्ययन को, हृदय का अध्ययन या उसकी हृदय से संबंधित जो रोग है उनके अध्ययन को अपन कार्डियोलॉजी। ठीक है, फिर लिखना ECG, है ना, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG ये पूछता है किससे संबंधित? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। किसकी गतिविधि दर्शाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ चलता रहता ना, देखा होगा कभी फिल्मों में, है ना, वही वाला। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसकी गतिविधि दर्शाता है? तो हृदय का। ठीक है ना। ठीक है, अगर पूछे कि लब डब किसकी क्रिया के द्वारा, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है, तो अपन क्या बोलेंगे? अपना हृदय के द्वारा, है ना। और ना तो फिर अपना वाल्व के द्वारा अपनी उत्पन्न होती है, लेकिन डायरेक्ट ऑप्शन में दे रखा हृदय, तो अपन हृदय, क्योंकि लब डब की जो आवाज आती है जो हृदय से आती है अपनी। फिर लिखना
मनुष्य शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड, है ना। मनुष्य शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड, है ना। या डायरेक्ट ऐसा पूछ सकता है हृदय चक्र, है ना, हृदय चक्र का समय या अवधि 0.8 कैसा? नहीं नहीं, पूरा जो चक्र है ना, जितना बताया कि वहां से ब्लड आएगा, शुद्ध आएगा, फिर शुद्धिकरण होगा, सभी का मिलाकर एक चक्र। कौन सा भाग होता है? तो उसमें से 0.5 जो या 0.8 साइकिल होता है, इसका टोटल का 0.5 सेकंड लेफ्ट वेंट्रिकल लेता है। ज्यादा समय तक जहां पर रुकता है, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। लेकिन ये है कि जो चक्र है पूरा, उसी चक्र का एक धड़कन का, हाँ एक धड़कन होती है ना, वो एक धड़कन का ये पूरा है, एक बार धड़कने का। फिर लिखो, सामान्य व्यक्ति के हृदय का वजन या भार, सामान्य व्यक्ति के हृदय का भार 300 ग्राम लिखेंगे, लेकिन अपन, है ना, नॉर्मली क्वेश्चन है, लेकिन ये नॉर्मली पूछ लेता है बहुत बार। 300 ग्राम। बच्चों में जब जन्म लेता है उस समय 180 ग्राम होता है, ठीक है। 300 ग्राम बच्चों में जब जन्म लेता है उस समय 180 ग्राम होता है भार, मस्तिष्क का भार। हृदय का भार क्या बोल रहे हैं, मतलब मस्तिष्क बोल देगा। हाँ, व्यक्ति के हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम। जन्म होते जब 180। ठीक है। सामान्य जो व्यक्ति होता है उसकी जो हृदय धड़कन कितनी होती है ना, तो लिख लो। जिनको याद है वो मत लिख लेना, जिनको नहीं याद है ना लिख लेना। 72 बार मतलब सामान्य व्यक्ति की हृदय धड़कन 1 मिनट में, सामान्य व्यक्ति या वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन 1 मिनट में 72 बार। सामान्य व्यक्ति की हृदय धड़कन 1 मिनट में 72 बार। भ्रूण एम्ब्रियो जब गर्भ में रहता है उस समय भ्रूण की, एम्ब्रियो की 150 बार। भ्रूण एम्ब्रियो जब गर्भ में रहता है ना, भ्रूण की 150 बार। बच्चे की 120 बार। और वृद्ध अवस्था में 60 बार। बच्चे की 120 बार और भ्रूण की 150 बार, और वृद्ध अवस्था में जब पहुंच जाते हैं बुढ़ापे में, है ना, 60 स्लो हो जाती है। इसी कारण एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे डाउन होती जाती है। मैं पढ़ा था ना उसमें कि एनर्जी डाउन हो जाती है, जैसे ब्लड कम पहुंच पाता है, धीरे धीरे मंद गति से पहुंचता है, तो एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि जितना खाते हैं वो पच भी नहीं पाता है, और पच नहीं पाएगा मतलब टाइम से पहुंच ही नहीं पाएगा शरीर में, तो कहाँ लगेगा, है ना, इसलिए। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, सामान्य नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा होगी तो ज़्यादा दिक्कत आएगी अटैक की। देखो एक और पॉइंट लिख लेना कि हृदय धड़कन की गति किस में बढ़ती है। जैसे मस्तिष्क के भाग है, अपने मस्तिष्क का भाग है ऑटोमेटिक वाला भाग, है ना, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम होता है, है ना।
उसमें से होता है एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। उसमें से एक हृदय धड़कन को क्या लिखा, हृदय की धड़कन की गति किस में बढ़ जाती है, तो एक सिंपैथेटिक होता है एक पैरासिम्पैथेटिक। हिंदी में लिखो अनुकंपी द्वारा, जो बढ़ती है अनुकंपी द्वारा और कम होती है परानुकंपी द्वारा। मतलब मस्तिष्क का ऐसा भाग है अनुकंपी, सिंपैथेटिक, इंग्लिश में बोले तो सिंपैथेटिक। हृदय की धड़कन की गति किससे में बढ़ जाती है, एक किससे बढ़ जाती है, अनुकंपी, और कम होती है तो परानुकंपी। मतलब जो स्वचालित नर्वस सिस्टम है उसका यही कार्य रहता है कि अगर कोई प्रक्रिया अगर बढ़ रही है तो एक जो अनुकंपी मान लो बढ़ाएगा तो परानुकंपी क्या करेगा, उसे कम करेगा। जैसे मेरी पलके मतलब हर मिनट में खोलता हूं बंद करता हूं खोलता हूं, उसमें भी प्रक्रिया कौन नियंत्रित कर रहा है, अपना वो नियंत्रित, अनुकंपी और परानुकंपी। क्योंकि एक खोलने, हाँ अनुकंपी कम होती है परानुकंपी, पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक कैसे, हाँ वही बिल्कुल। जितने भी मतलब अब जैसे कि पाचन की प्रक्रिया हो रही, पाचन की प्रक्रिया जो कम होगी वो भी अनुकंपी परानुकंपी के कारण, बढ़ेगी तो अनुकंपी परानुकंपी के कारण, है ना। हृदय धड़कन तेज होगी या मंद होगी वो भी वही नियंत्रित करता है। मतलब एक बढ़ाने का कार्य करता है, एक कम करने का। कोई एक होगा जो हार्मोन्स को, स्त्रावण को बढ़ाएगा और एक क्या करेगा, कम करेगा, ताकि मनुष्य की जो बॉडी वो सामान्य बनी रहे। ठीक है, ऐसा ही काम करने का। जो स्वचालित होता है पूरा अपना वही नियंत्रित करता है, परानुकंपी और अनुकंपी। पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र में। फिर इसके बाद लिखो और अपने फैक्ट। आरबीसी की संख्या हीमोसाइलोमीटर हीमो लिख दूं, हीमोसाइलोमीटर, हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। हीमोसाइलोमीटर से ज्ञात की जाती है। ठीक है, फिर लिखना बिना आरबीसी वाला रक्त, बिना आरबीसी वाला रक्त जिसमें आरबीसी नहीं होती, बिना आरबीसी वाला रक्त लसिका कहलाता है, लिम्फ। बिना आरबीसी वाला रक्त लिम्फ कहलाता है, लिम्फ। ठीक है, लिम्फ कहलाता है। लिम्फ का कार्य, लिम्फ का उपयोग घाव भरने में किया जाता है। लसिका का उपयोग घाव भरने में किया जाता है। बिना आरबीसी वाले ब्लड को अपन बोलते हैं लसिका, और उसका उपयोग किया जाता है घाव भरने में। ठीक है, एक वयस्क के हृदय का रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, एक वयस्क के हृदय का रक्तदाब कितना होता है सामान्य, मतलब 120 से 120/80 है ना, वो लिख लेना 120/80 mm, 120/Hg, 120/80 mmHg है ना, 120/80 ये होता है अपना सामान्य। सर्वप्रथम रक्तदाब हाँ mmHg मरकरी होता है ना। सर्वप्रथम रक्तदाब की खोज हेल्स ने की थी। हेल्स हिंदी में लिख लो ना, हेल्स।
हेल्स। रक्तदाब को स्फिग्मोमेमोमीटर, स्फिग्मो लिखूं, स्फिग्मोमेमोमीटर, मैनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर जो ब्लड प्रेशर नापता है ना, पारा चलता है यहाँ पर पट्टा लगाता है अच्छा सा, है ना, वही बोलते हैं उसे। रक्तदाब किससे ज्ञात किया जाता है या किसमें ज्ञात किया जाता है? तो स्फिग्मोमेनोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। और हृदय धड़कन स्टेथोस्कोप द्वारा, है ना, स्टेथोस्कोप। ठीक है। हृदय जो रक्तदाब है, ब्लड प्रेशर, वो ज्ञात किया जाता है अपना स्फिग्मोमेनोमीटर द्वारा, स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है। हृदय धड़कन जो यहाँ पे हुआ था स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप है ना, ये वाला ना, ये वाला रहता है ना। आर.एस. अग्रवाल। हुआ? हो गया? और बच्चे कुछ बच्चे होंगे, वो अपन फैक्ट जो बुक दिए उसमें से हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। देखो, कोशिश रहेगी कि जो ज़्यादातर समझाने वाले टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, है ना। कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिनको बस याद करना है ना, तो वो वाले नहीं जो समझाने वाले। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन आज तो स्टार्ट करने वाले हैं नहीं, कल से स्टार्ट करेंगे, है ना। सर हार्ट अटैक का क्या कारण है? वो है रक्तदाब ज़्यादा होने के कारण। और कम हो जाएगा तो भी अटैक आ सकता है, ज़्यादा हो जाए तो भी अटैक। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री तो किसी में एक बार आने से ही वो निपट जाता है, किसी में 3 बार से 2 बार के सिम्टम आगे बढ़ जाता है। ऐसी बुक है, हिंदी मीडियम। लुसेंट में है, लुसेंट की बुक भी आती है ना, वो मेन लुसेंट नहीं, साइंस की जो लुसेंट आती है ना उसमें दे रखे। ऐसा नहीं दिया। हाँ, बढ़ता जाता है, लोड यहाँ पे पड़ता है फर्स्ट बार, 2 बार का चीज़।